एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई सी क्लास में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। एंड आज इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 3, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक रह गया है अंत का, जिसको हम फटाफट से पढ़ लेंगे और हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे ताकि हम एक नए चैप्टर को शुरू कर सके। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी को पता है और आप बचपन से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज दैट असेंबली जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था। तो बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी का है तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कौन से लोग थे, इन लोगों को इलेक्ट किस तरीके से किया गया था, कहाँ से आए थे ये लोग, कितना टाइम लगा दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया है, कैसे किए गए डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस, डिबेट्स, किन किन लोगों द्वारा, क्या कोई इश्यूज आए, क्या कोई इश्यूज नहीं आए, कौन सा मतलब बैकग्राउंड रहा है कि आज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम सुप्रीम लॉ का नाम दे देते हैं, तो उसके पीछे एक बैकड्रॉप क्या रहा है, कहाँ से हमने इंस्पिरेशंस ली हैं, कहाँ से मोटिवेट हुए हैं हम लोग, और हमने ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमारी प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए हैं। सो विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो कि मैंने अभी बोली है। एंड लेट अस स्टार्ट बिगिनिंग टुडेज क्लास। लेट अस स्टार्ट बिगिनिंग। ओके, let us begin today's class without any further ado. And okay, so यहाँ पर बच्चों, as you can see, what was the way in which the Constitution of India was formed or implemented, not formed and implemented, दोनों बोल देते हैं, ठीक है। चलो, how was the Indian Constitution made? This is the topic that we are gonna take up right now. बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से बात को सुनना, बहुत सी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ओके, बहुत सारी चीजें लिखी। देखो, सबसे पहली चीज है कि बच्चों, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, याद रखिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसको बनाया गया था सबसे पहले, और अभी हमारा पार्टीशन नहीं हुआ है। उससे पहले वाली जो इनिशियल, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे मेंबर्स की फर्स्ट सिटिंग या फिर फर्स्ट मीटिंग होती है 9th of December 1946 and they reassembled as the Constituent Assembly for Divided India on 14th August 1947। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले सारी की सारी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा जो बनाई गई थी, जो लीडर्स चुने गए थे, फिर उन लीडर्स द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, दैट वाज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसके बाद पार्टीशन हो जाता है मिडवे, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन बन रही होती है, पार्टीशन हो जाता है, इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। और इसी पार्टीशन के बाद जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इंडियन मेंबर्स होते हैं वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर लेते हैं, और जो भी हमारे पाकिस्तान के मेंबर्स होते हैं वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म कर लेते हैं। तो एक तरीके से मेंबर्स भी अलग अलग हो जाते हैं, पार्टीशन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में भी। The members were elected by indirect election, इसको तो अंडरलाइन करना ही पड़ेगा। Indirect election by the members of the provisional legislative assemblies that had been established in 1935। बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद रखना है इस चीज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के तहत क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत ये बोला गया था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनना है। तो दैट तरीका या फिर दैट वे वुड बी थ्रू दी इलेक्शंस। बट कौन से इलेक्शंस? इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने बोला था कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस होंगे उसके जरिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ हमारी जो ब्रिटिश कैबिनेट है, जो ब्रिटेन में थी, उन्होंने एक कमिटी फॉर्म करी थी बच्चों इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए, और वो कमिटी इंडिया आती है और वो कमिटी लेकर आती है कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन क्या है? मिशन इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल था ये मिशन। तो कैबिनेट मिशन एक तरीके से सारी की सारे पॉइंट्स को ले डाउन करता है कि व्हाट इज गोना बी द प्रोसीजर या हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी फॉर्म्ड। सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो प्रोविजनल इलेक्शंस है उनका मतलब क्या है।
बच्चों आप सभी को पता है कि इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वो जगहें होती थी, वो हिस्से होते थे जहां पर रजवाड़े, राजा महाराजा लोग रूल किया करते थे, और प्रोविंसेस वो जगहें होती थी जहां पर हमारे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोविंसेस वर द एरियाज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट और अंडर द ब्रिटिशर्स। ऑलराइट, अब इन्हीं प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस कराने की इजाजत मिल गई थी थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इस एक्ट के जरिए बच्चों हर प्रोविंस में इलेक्शन हुए, हर प्रोविंस से आपने प्रोविंशियल हमारे मेंबर्स को चुना, और वही प्रोविंशियल मेंबर्स होंगे जो कि अब चुनाव करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। तो लोग चुन रहे हैं प्रोविंशियल मेंबर्स को, और इन टर्न द प्रोविंशियल मेंबर्स आर चूजिंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसी की वजह से यहाँ पे बोला गया है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करा लोगों ने, पहले किसी को लोगों ने चुना है और फिर उस रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला पॉइंट क्लियर होता है। अब जरा इस ब्रिटिश कैबिनेट के कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रोविजन ये थी, each province, each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh। मैथ्स में थोड़े से कमजोर भी हैं तो बच्चों जीरोस को काउंट कर लो, मैं भी कमजोर हूं। 1:10 लाख के रेशियो में क्या होगा, लीडर्स को इलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, सीट मिली जाएगी, सॉरी सीट्स मिलेंगी। तो हर प्रोविंस में और हर प्रिंसली स्टेट में सीट्स मिलेंगे आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। दैट मींस बच्चों सपोजिटली अगर मैं बोल रही हूं कि किसी जगह पर 50 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, एक एरिया है जहां पर एक प्रोविंस है जहां पे 50 लाख लोग रहते हैं। अब यहां पे प्रोपोर्शन क्या है कि आपको एक सीट मिलेगी इस टू 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, तो 50 लाख रहते तो कितनी सीटें मिलेंगी हमको, एक सीट मिलेगी 10 लाख पे, तो 50 लाख पे 5 सीटें मिलेंगी। ठीक है, तो ये बोल दिया गया था कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आपको सीट्स मिलेंगी प्रोविंसेस के अंदर भी और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी, हर जगह पर सीटें इस तरीके से बटी होंगी। नाउ द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज। हर प्रोविंस के अंदर जो सीट्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, उनको बांटा गया था 3 मेन कम्युनिटीज के बीच में इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। बच्चों जनरल कैटेगरी के लोग, सिख और मुस्लिम। ठीक है, तो ये 3 जो कम्युनिटीज थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 जो समुदाय थे, इन तीनों समुदायों को भी सीट दी गई उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। ओके, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 70 लाख मुस्लिम्स रहते हैं, 70 लाख मुस्लिम का मतलब हो गया 7 सीटें जो हैं मुस्लिम्स को मिल जाएंगी। या फिर मैं बोलूं कि अगर जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो 1 करोड़ है तो 10 सीटें मिल जाएंगी, वही बात है। ओके, तो हर प्रोविंस के अंदर सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया कम्युनिटीज के बीच में भी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, member of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by the method of proportional representation with the single transferable vote। बच्चों अब ये proportional representation और single transferable vote की कहानी ना बहुत लंबी है, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं बिकॉज हम लोगों को अपनी बुक में आगे बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और अलग अलग जो सिस्टम्स होते हैं, इलेक्शन सिस्टम्स, उन सबको हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि हर समुदाय के जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको इलेक्ट किया जाता था उनके खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा। ठीक है, बाय दी मेथड, और इस मेथड द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा हर कम्युनिटी के मेंबर्स इलेक्ट करते थे अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को। ओके, तो इस मेथड से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे प्रोविंसेस के अंदर। सिंपल सी बात यह है कि जो भी जनता जनार्दन होगी वो बच्चों वोट करेगी। ओके बच्चों, यहां पर ना एक्चुअली इस चीज को ध्यान रखना, हम यहाँ पे मेंबर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की। डू रिमेंबर दिस
कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, तो जो मेंबर्स हैं हमारे किसके मेंबर्स, मेंबर्स प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स इलेक्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ओके चलो ओके। द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाज टू बी डिटरमिन्ड बाय कंसल्टेशन। और जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर मेंबर्स बोला गया था कि आएंगे बच्चों, यहाँ पर ना प्रिंसली स्टेट्स के हाथ में, प्रोविंसेस के बारे में तो देखो इन्होंने काफी अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया है, क्योंकि प्रोविंसेस ब्रिटिश रूल के तहत ही थी। बट जब प्रिंसली स्टेट्स की यहाँ पर बात आती है तो प्रिंसली स्टेट्स को एक तरीके से उनके हाल पे छोड़ दिया है। ये बोला गया है कि प्रिंसली स्टेट्स के अगर मेंबर्स को चुनना होगा तो वो प्रिंसली स्टेट सारे राजा महाराजा सब साथ में बैठ जाएंगे और अपनी कंसल्टेशन से जितने मेंबर्स उनके हैं, यानी कि बच्चों उनके वैसे तो कितने करे गए थे, उनके मेंबर्स करे गए थे 93, ठीक है, हाँ जहाँ तक मेरे को लग रहा है 93 मेंबर्स उनके थे और इनके 200 समथिंग थे। तो 93 मेंबर्स जो उनके होंगे, जितने भी मेंबर्स उनके होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको उन मेंबर्स को क्या करना होगा, उनको उन मेंबर्स को इलेक्ट करना है खुद की रजामंदी से। उनके लिए कोई प्रोसीजर यहाँ पर एस्टैब्लिश नहीं किया गया है कैबिनेट मिशन में। यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स यहाँ पर हमारी प्रोविंसेस के लिए दिए गए हैं। प्रिंसली स्टेट्स को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है कि आपको देखो आपके पास इतनी सीटें हैं, इतनी सीटों में जो मेंबर्स चाहिए आप खुद से रजामंदी से बता दो, बस सिंपल। चलो अब क्या क्या प्रोसीजर्स थे जरा इस चीज को देखिए, प्रोसीजर्स को। ऑलराइट देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज। बच्चों अलग अलग कमिटी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में, कि जिन्होंने एक चिट्ठा तैयार करा था कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्ट करा था, लिखा था या है ना कंपाइल करा था, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और उसी तरीके से 8 मेजर कमिटीज थी जिनको हेड करने वाले अलग अलग हमारे पॉपुलर लीडर्स थे। बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक चीज जिससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेसी मिलती है, लीगल एश्योरेंस मिलती है, वो है कि इट वाज कंपोज्ड ऑफ पॉपुलर लीडर्स। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ये जो 8 मेजर कमिटीज बनाई गई थी, इनके लीडर्स थे हमारे पॉपुलर लीडर्स। जैसे कि एक कमिटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर है, एक कमिटी राजेंद्र प्रसाद के, एक कमिटी सरदार पटेल के, एक कमिटी मौलाना आज़ाद, एक कमिटी भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसे ऐसे इन पॉपुलर लीडर्स को एक एक कमिटियां थमा दी गई थी। ईच कमिटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which were then subjected to debate by the entire assembly and also some provisions were subjected to vote। क्या मतलब, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात ये है, क्या बोला जा रहा है कि हर कमिटी जो है वो क्या करती थी, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की पर्टिकुलर छोटी मोटी प्रोविजंस को ड्राफ्ट किया करती थी। जैसे एक कमेटी के लोग साथ में बैठ जाएंगे, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और उन सबकी रजामंदी से उन्होंने 2-4 चीजें लिख ली, ठीक है, और दूसरी कमेटी ने भी ये करा, तीसरे ने भी ये करा, सबने ये करा। अब क्या होता था, फिर ऐसे नहीं है कि हर कमेटी की फिर चीजों को कंपाइल कर देंगे कि फर्स्ट कमेटी की रिपोर्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आओ सबको कंपाइल कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नहीं, फिर क्या होता था बच्चों, जो भी एक कमेटी के लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उन चीजों को डिबेट किया जाता था, which were then subjected to debate। फिर पूरी असेंबली साथ में बैठती थी। अब कमिटी वाला पोर्शन खत्म, अब पूरी असेंबली के लोग साथ में बैठेंगे और वो सब जो हैं इन लिखे हुए प्रोविजंस पर डिबेट करनी शुरू करेंगे। सम प्रोविजंस वर आल्सो सब्जेक्ट टू वोट, और कुछ प्रोविजंस पे वोटिंग भी होती थी कि डू यू फील कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, सपोज किसी ने लिखा है कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, तो फिर वोट कराया जाएगा कि डू यू फील कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज लाइक शुड बी अडॉप्टेड, यस या नो में वोट आप ले रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो उसके ऊपर। पहले तो डिबेट्स डिस्कशन कर रहे हो, लोगों का देख रहे हो कि वो व्हाट डू दे फील अबाउट दैट प्रोविजन, या फिर कुछ सिनारियोज में वोटिंग भी होती थी जहां पर आप ये भी देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या लोग इससे रजामंद हैं, खुश हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें। चलो ओके, और जरा ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं बच्चों। ड्राफ्टिंग कमेटी, व्हाट वाज द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, या व्हाट टास्क डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी परफॉर्म। यहां पर एक और क्वेश्चन भी हम लोग लिख सकते हैं, व्हाट टास्क
did the ठीक है, तो ये कुछ ठीक क्वेश्चन मार्क नहीं बना पाए हम, बट हाँ जी देखिए, so the drafting committee was entrusted with the responsibility to prepare the draft constitution। बच्चों सबसे अहम जिम्मेदारी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी को मिली थी वो ये थी कि उनको प्रिपेयर करना था, उनको तैयार करनी थी एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हो आप लोग, यानी कि एक हम बोल सकते हैं मतलब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, वो एक ड्राफ्ट था। सपोज हमने क्या करा, हमको एक असाइनमेंट बनानी है तो हमने पहले एक ड्राफ्ट बना लिया कि लिख लिया कि हमको ये असाइनमेंट में लिखना है, तो एक कच्चा चिट्ठा सा तैयार हो गया और उसकी मदद लेकर हम लोग आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। यहाँ पर भी वही बात है कि आप लोगों ने क्या करा, पहले एक ड्राफ्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख ली, सारी की सारी चीजें, ये काम दिया गया था कि आपको एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करनी है ड्राफ्टिंग कमेटी को। द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप ऑन 29th of August 1947। The Constituent Assembly took 2 years, 11 months and 17 days to frame the Constitution। बच्चों अगर आप पूछे कि भाई कितना टाइम लगा, हम लोग देखते हैं 9 दिसंबर 1946 से बैठे थे ये लोग, है ना, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करा था 26 नवंबर 1949। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि 9 दिसंबर से इन्होंने काम शुरू करा तो 1947 आया, 1948 आया, और फिर 1949 के नवंबर के महीने में अप्रोक्सीमेटली 3 साल इनको लग गए। अप्रोक्सीमेटली 3 साल का टाइम पीरियड इनको लग गया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। ठीक है बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार थी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन क्या हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था? तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को आज तक ऐसा लगता भी था ना, तो प्लीज टेक दिस थॉट ऑफ योर माइंड, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया है ऑन 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 was the date, was the most important day जब हमने अपने संविधान को, आजाद भारत के संविधान को लागू किया, लोगों तक पहुंचाया, बताया लोगों को कि ये पापा हैं। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा इस चीज को। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी थी तो उसको 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया, 2 महीने क्यों रुका गया? दिस वॉज बिकॉज कि बच्चों जब जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की डेट एक फिक्स करी थी ना कि हम इस डेट को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे पूर्ण स्वराज के टाइम पर, क्या कि उन्होंने डेट फिक्स करी थी 26 जनवरी, लेकिन उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को आज़ादी नहीं प्राप्त हुई थी। तो वो, लेकिन स्टिल दैट डे, दैट पर्टिकुलर डेट 26 जनवरी हैड इट्स ओन सिग्निफिकेंस। उस डेट की एक अपनी इंपॉर्टेंस थी। दैट इज द रीजन वी वेटेड फॉर 2 months ताकि हम उसको जो है 1950 26 जनवरी को लागू कर सके। ये बात तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है। ठीक है, लेकिन याद रखना इस चीज को। चलो अब बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, लीडर एक तरीके से कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है बच्चों, डॉक्टर BR अम्बेडकर बच्चों खुद वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बच्चों आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रिटी डाइवर्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी। उसके अंदर जो लोग थे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, विच मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली diverse and representative. So within our constituent assembly we had people who belong to different religions, Hindus, Muslims, Sikh, अलग अलग बच्चों कम्युनिटीज़ के अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे। उसी के साथ शेड्यूल्ड कास्ट के बहुत सारे मेंबर्स थे। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर एक बहुत लंबे समय तक अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें, लोअर कास्ट अपर कास्ट वाली जो है चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक चलती थी। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट
हम लोगों ने बच्चों हर किसी कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, हर किसी वर्ग को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनाया था, ताकि कोई भी ऐसा वर्ग ना छूट जाए जिसके ओपिनियंस को रिप्रेजेंट ना किया जाए विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी एक तरीके से अधूरा रह जाएगा। जब तक उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक वर्ग की डिमांड्स और विशेष को पूरा ना किया जाए, तब तक वो संविधान भी अधूरा रह जाएगा। और बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। मैक्सिमम पॉपुलेशन कांग्रेस मेंबर्स की थी, लेकिन उसी के साथ साथ डाइवर्सिटी आपको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसी के साथ साथ बच्चों अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, यू विल फाइंड ऑल ऑफ दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, चलो मेंबर्स कौन कौन थे इसके, तो बहुत से मेंबर्स भी हैं, जैसे कि एन गोपालास्वामी अयंगर, ए के अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर और डीपी खेतान, सॉरी। ठीक है, तो ये कुछ मेंबर्स हैं। An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles of the Constitution should enshrine। यहाँ बोला जा रहा है कि एक असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी है, जो कि इतनी ज्यादा डाइवर्स है, वो तब तक काम नहीं कर पाती जब तक बच्चों एक तरीके से एक बैकग्राउंड कंसेंसस मौजूद ना होता। बैकग्राउंड कंसेंसस का मतलब है कि जब तक ये डिफरेंट लोग चीजों पे एग्री नहीं करेंगे, तब तक वो प्रोविजंस आप कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा ही नहीं सकते हो। तो एक एग्रीमेंट जो है, कंसेंसस जो है लोगों के बीच में आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद ही कोई भी प्रोविजन को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना सकते हो। उसके अलावा आप ये काम नहीं कर सकते। अब हम सभी को पता है बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th में इस चीज को पढ़ा था, पूना पैक्ट, इफ यू गाइज रिमेंबर। गांधी और कांग्रेस के साथ एक झड़प थी हमारे बी आर अम्बेडकर जी की। बी आर अम्बेडकर क्योंकि खुद दलित सेक्शन को बिलोंग करते थे, तो वो बोल रहे थे कि हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, लेकिन वहीं पे गांधी जी इस डिमांड के बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिकॉज गांधी फेल्ट दैट अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो गए तो एक तरीके से हमारे देश में एक वो अलगाववाद की फीलिंग आ जाएगी, बट वो आनी नहीं चाहिए। गांधी रेकमेंडेड कि वी शुड अडॉप्ट अ सिस्टम जहां पे जनरल इलेक्टोरेट होगा, सीट्स को रिजर्व कर दिया जाएगा दलित्स के लिए, और जनरल इलेक्टोरेट ही वोट देगा, मतलब जनरल लोग वोट देंगे सारे के सारे जो उस एरिया में रह रहे होंगे, लेकिन सीटों को रिजर्व कर दिया जाएगा दलित्स के लिए। और फिर बच्चों इसी रिजर्वेशन को मान लिया जाता है, कंसेंसस पर डिराइव करते हैं सारे लीडर्स, गांधी और अंबेडकर, चाहे उनके बीच में पर्सनल डिफरेंसेस हो, लेकिन स्टिल दे एग्रीड एंड एट द वेरी एंड दे एग्रीड ऑन द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, कि ठीक है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिल रही है, ऑल राइट। तो आप ये सोचिए कि जो हमारे पॉपुलर लीडर्स थे बच्चों, ये पॉपुलर ऐसे ही नहीं थे, ये काफी मेच्योर थे, इनकी सोच काफी हम बोल सकते हैं सोच काफी अच्छी थी, बिकॉज ये अपने बारे में सोचने से पहले देश के बारे में सोचते थे, देश का ध्यान रखते थे, देश का ख्याल रखते थे। ठीक है, सो इन दैट केस इट वाज प्रीटी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, ओके, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन? सो यू शुड नो कि बच्चों जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्म हुई थी, है ना, 9 दिसंबर को, और उसी के थोड़े समय बाद, मतलब 2-4 दिन बाद ही हमारे नेहरू जी ने एक पेश करी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जहां पे वो क्या कहते हैं आप खुद ही देखिए। The objective resolution was presented by Jawaharlal Nehru on 13th of December 1946। 1946 की ही 13 दिसंबर को प्रेजेंट कर दिया था उन्होंने। 9 दिसंबर को तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, 13 दिसंबर को उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया। अभी पढ़ेंगे हम क्या है। Laying down the underlying principles of the Constitution, which later became the preamble of the Constitution। तो बच्चों इन्होंने एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है, उसको पेश किया है, जहां पे इन्होंने बताया क्या है, जहां पे इन्होंने ये बताया है कि वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स, ठीक है बच्चों, वो सारी के सारे ऐसे प्रिंसिपल्स, वो सारी की सारी ऐसी चीजें कौन सी हैं जो कि जिस पर हम अपने देश के संविधान को लिखना चाहते हैं, बेसिस क्या है हमारे देश के संविधान का, तो उस चीज को एक तरीके से ले डाउन किया गया है इन दी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कि उद्देश्य क्या है हमारा। और बच्चों यही जो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में लिखी गई थी, पाई गई थी, वो एक बेसिस फॉर्म करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड दे आर रिटन इन दी प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
You all should know कि what is the preamble of the constitution. It is the introduction to the constitution. Now the objectives resolution was adopted on 26th of January 1947. इसको अडॉप्ट कर लिया गया, मान लिया गया 22 जनवरी 1947 पे. Indian Constitution gave the institutional expression to equality, liberty, sovereignty, cosmopolitan identity based on the objective resolution. तो यहाँ बोला जा रहा है कि इसको जब अडॉप्ट कर लिया गया तो हमारे संविधान ने एक तरीके से हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो संस्थान बनेंगे, उनमें बच्चों रिप्रेजेंटेशन दी गई और एक्सप्रेस किया गया इक्वालिटी को, समानता को, आज़ादी को, sovereignty, that means that we'll be a country which is free from any external control. कोई बाहर से हमको कंट्रोल नहीं करेगा, और एक आइडेंटिटी को. देखिए, तो यहाँ पर लेट अस टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. कुछ चीजें हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. देखो, इंडिया इज अ सॉवरेन एंड अ सेल्फ गवर्निंग नेशन. बच्चों, सॉवरेन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. ठीक है. सो वी आर अ सॉवरेन और सेल्फ गवर्निंग नेशन, यानी कि हम खुद अपने आप को गवर्न करते हैं. फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर एरियाज आउटसाइड ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स विशिंग टू जॉइन द यूनियन विल फॉर्म इंडिया. तो यहां बोला जा रहा है कि फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, यानी कि पहले जो भारतीय टेरिटरी, जो जमीन ब्रिटिशर्स के तहत थी, जो हमारे इंडिया के राज्य हैं, और जो अदर एरियाज हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया से बाहर हैं, एंड इंडियन स्टेट्स जो कि ये ख्वाहिश करते हैं, जिनके अंदर एक ख्वाहिश है कि वो जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, सो दे कैन ज्वाइन इंडिया. एक्सेप्ट फॉर दोज असाइंड टू और वेस्टेड इन द यूनियन, all powers and functions of the government and administration shall be exercised by the territories that make up the union. बच्चों, कितनी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है. यहाँ बोला जा रहा है कि कुछ चीजें तो यूनियन के पास है. यूनियन मतलब हम जब सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हो, जब आप लोग केंद्रीय सरकार, तो यहाँ बोला जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट के पास जो चीजें असाइन करी गई हैं वो पावर्स उनके पास रहेंगी. लेकिन उसके अलावा जो हमारी अलग अलग टेरिटरीज होंगी, जो हमारे अलग अलग स्टेट्स होंगे, बच्चों यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट, ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिस भी तरीके से एडमिनिस्टर करना है, पावर्स है, फंक्शंस है, दे शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय टेरिटरीज दैट मेक अप द यूनियन. सिंपली इस चीज का मतलब है कि बहुत सी पावर्स हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को भी सौंप दी हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स के ऊपर राज करेंगी. और जो स्टेट, राज करना इज अ बैड वर्ड, जो कि अलग अलग स्टेट्स को गवर्न करेंगी, एडमिनिस्टर करेंगी, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का, उसी के साथ साथ फंक्शंस जो हैं, पावर्स जो हैं, बहुत सी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई हैं. बच्चों, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि देयर वाज अ बिग डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग दिस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सारी की सारी पावर सेंटर के पास होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, वीक स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए. लेकिन देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु कंसिडर्ड कि पावर जो है लोकल लेवल तक होनी चाहिए, एट एवरी लेवल. तभी तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है. फेडरलिज्म का मतलब होता है कि अपर लेवल, लोअर लेवल, हर लेवल पर पावर को हमने डिवाइड कर रखा है. ईच एंड एवरीवन हैज पावर, है ना. तो इस चीज पे काफी बहस हुई थी. अच्छा, एक जो चीज जिस पे बिल्कुल बहस नहीं हुई, इस चीज को याद रखना, एक चीज थी बच्चों, यूनिवर्सल सफरेज की कहानी. ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूं. यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि सारे एडल्ट सिटीजन्स को मिलेगा वोटिंग राइट. तो इस यूनिवर्सल सफरेज पर कोई बहसबाजी नहीं हुई. वैसे तो बहुत डेलिब्रेशंस, डिबेट्स होंगे ना, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज का जब मुद्दा आता है तो इस पे कोई भी डिबेट नहीं हुई. ठीक है. नो डिबेट्स वर हेल्ड ऑन दिस टॉपिक, मतलब एवरीवन लिटरली एग्रीड. हर कोई ये मान गया कि हाँ, यूनिवर्सल सफरेज तो होनी चाहिए. दैट मीन्स ईच एंड एवरी एडल्ट सिटीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, जेंडर, कास्ट, क्लास, हर किसी को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए. हर चीज पे, बाकी चीजों पे बहस हुई है और यहाँ पर इस चीज पे भी बहस हुई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वी सॉर्ट ऑफ वेंट विद डिसेंट्रलाइजेशन.
People will be the source of all sovereign independent India's powers and authority as well as its constitution. यहाँ बोला गया है कि लोग ही तो सोर्स हैं. सोर्स क्या होता है बच्चों? अगर मैं बोलूं कि सनलाइट का सोर्स है सन, सनलाइट हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? सन से. तो बच्चों जहां से वो चीज आ रही है, ठीक है, जहां से वो चीज डिराइव करी जा रही है, ओरिजिन पॉइंट. तो यहां बोला जा रहा है कि सारी पावर जो है कंट्री के अंदर जो भी होगी, कि हमारा देश जो है वो सॉवरेन है या इंडिपेंडेंट है या जो भी लीडर्स हैं कुछ भी हैं, हर किसी की पावर डिराइव की जा रही है लोगों से. दैट मीन्स बच्चों एक इंसान को एक वो सेंट्रल वैल्यू दी गई, एक इंडिविजुअल को सुप्रीम माना गया. You know that our country is a democracy. That means that the government is by the people, for the people, of the people. तभी बच्चों यहाँ पे लोगों पर जोर डाला गया है कि सारी पावर्स लोगों से ही ली जाएंगी. इसी वजह से लोग जो हैं they should be happy with it कि उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स वही चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी उन्हीं के लिए रूल करेंगे. ऑल राइट, ओके, सॉरी, आगे देखिए. All Indians shall be guaranteed and secured social, economic and political justice. सारे के सारे भारतीयों को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए हर फील्ड में. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज की समानता. फंडामेंटल फ्रीडम मिलनी चाहिए स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन की. ओके ओके ओके. Minorities, backward and tribal areas as well as the depressed and other backward classes all require adequate protection. तो बच्चों माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड और दूसरा जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, सबको जो है एडिक्वेट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. तो जितने भी पिछड़े हुए वर्ग हैं उन सभी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट. इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, द रिपब्लिक्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एज वेल एज इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर मस्ट बी सेफगार्डेड. तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से हमारी जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस भी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड मेंबर होता है, हमारे हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट. तो हमारे स्टेट का भी, हमारे देश का भी जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड पर्सन है. तो हमारा कंट्री एक रिपब्लिक है. तो इस रिपब्लिक की जो टेरिटरी है, इंडिया की जो बाउंड्रीज के तहत जो हमारी जमीन आती है, उसकी इंटेग्रिटी, उसके सॉवरेन राइट्स जो जमीन पे हैं, समुद्र पे हैं, हवा में है, उन सबको सेफगार्ड करके रखना है. The land would willingly and fully contribute to the advancement of world peace and human welfare. और हम सभी लोग मिलकर साथ देंगे ह्यूमन पीस को मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए. और इसी के साथ हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स पर. सो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फिगरिंग आउट हाउ टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना. कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, तो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई. कैसे अपने इंस्टीट्यूशंस को पावर देनी है, कितनी पावर देनी है, काफ़ी डिस्कशन, डिबेट वाला मुद्दा था ये. बट बच्चों एट द एंड ऑफ द डे यही रियलाइज किया गया कि हर लेवल को, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सभी लेवल्स पे पावर को इक्वली दिया जाएगा. एक चेक रखा जाएगा, जो हमने पढ़ा था पहले भी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस वाली जब हमने बात करी थी, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, ठीक है. तो हमने उसमें देखा था कि एक बैलेंस बना के रखा गया तीनों के बीच में. Adoption of the parliamentary form federal arrangement which would divide governmental powers between legislature and executive on one hand and the states and the federal government on the other. तो हमने parliamentary form चुना है जहाँ पे लोग अपने representatives को choose करते हैं. Then those representatives sit in the parliament. They make laws for the whole country, for the entire population. एक फेडरल अरेंजमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो बच्चों डिवाइड की गई हैं. एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, और उसी के साथ साथ उन पावर्स को सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल पर भी डिवाइड किया गया है. सो दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड, दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशंस आर अरेंज्ड इन आवर कंट्री. हर चीज़ की बच्चों एक बुकलेट है. हम जो इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं, मैनेजमेंट उनके बीच में जो देखते हैं, ये सारी की सारी कहाँ से कहानी चल के आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख रखा है सब कुछ कि कैसे चीज़ें बनेंगी, कैसे चीज़ों को रखा जाएगा. और ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप बदल नहीं सकते कभी भी. बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है. ठीक है बच्चों, एंड इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. रिमेंबर दैट. Before we end this class, do remember that our constitution is a living document. जीता जागता एक दस्तावेज है. It is not that rigid. इतना rigid नहीं है
कि उसमें कोई बदलाव ही नहीं लाया जा सकता, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, हद से ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि उसमें चेंज पे चेंज आप लाते रहो। नहीं, देयर इज अ बैलेंस। इट इज़ नॉट दैट रिजिड, नॉट दैट फ्लेक्सिबल, कहीं बीच में आता है कि आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, लेकिन एक हद तक चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ही बदल नहीं सकते उसको, एक हद तक चेंजेस ला सकते हो, उसके बेसिक प्रोविजंस पर कुछ नहीं आप चेंज कर सकते। सो डू रिमेंबर दैट। आई होप यू लाइक्ड दिस होल चैप्टर। अभी एक टॉपिक है कि प्रोविजंस जो हमने दूसरे कंट्रीज से बोरो करे हैं, उसके ऊपर बच्चों मैं आप लोगों को एक शॉर्ट जो है वो लेकर आऊँगी, उससे आप इजीली लर्न कर लोगे सारे के सारे प्रोविजंस को। एंड आई विल सी यू विद अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।